नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस यानी पर्यावरणीय अध्ययन की नॉन स्टॉप सीरीज़, जिसमें आपको मिलेगा 2011 से 22 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सब के सॉल्यूशन और लगभग 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी इस सीरीज़ में हम लेके आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सारी सीरीज़ के सारे क्वेश्चन देखें और उसे सॉल्व करने का ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गिलहरी। गिलहरी के जो आगे के दांत हैं, सामने के दांत, वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए ही वो चीजों को कुतरती रहती है। मतलब दांत लंबे ना हो इसलिए उसे चीजों को कुतरते रहना पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में विशेष भूमिका नहीं है, सभी मादा मक्खी अंडे देती है, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। और उस इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ए, बी और डी, जो कहता है कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन नंबर ए यानी बी, नर मधुमक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है और डी, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1, वन अधिकार एक्ट 2007 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, झूम खेती है जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग या रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो इसमें जो आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, काट और दग्ध खेती। झूम खेती को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या अग्नि परती खेती के नाम से भी जाना जाता है। 5, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस चीज में शोध करने के लिए मिला। इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस ने साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। 1897 में इस तथ्य को स्थापित किया कि मलेरिया परजीवी मच्छरों के जठरांत्र संबंधी भाग में मौजूद हैं। सर 1902 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते या बीज? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 2, छाल। क्विनैन मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा है। यह सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृंतक या शल्क? और इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, विषदंत। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? रसल वाइपर, क्रकच, शल्की वाइपर, भारतीय शैल अजगर यानी पाइथन या करैत? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भारतीय शैल अजगर यानी पाइथन। भारत में पाए जाने वाले 4 जहरीले सांप हैं, मेनली कोबरा, आमकरैत, रसेल वाइपर और आरी स्केल्ड वाइपर। भारतीय रॉक यानी अजगर यह जहरीला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, केचुए। वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केचुओं का उपयोग करके बायोडिग्रेडेबल कचरे का अपघटन किया जाता है। केचुए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं
और वर्मी कास्ट के रूप में मल छोड़ते हैं, जो नाइट्रेट और खनिजों जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी या अल्पकर से? इसमें सही होगा बकरी। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त होता है। कश्मीरी बकरी के नीचे का फर नरम होता है। इसे पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में इस्तेमाल कर बुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है और इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अर्ध दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कालिक, पानी, गर्मी और प्रकाश का निर्माण होता है। अर्ध दहन ऑक्सीजन या हवा की अपर्याप्त मात्रा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में पानी देने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? नैनो सिंचाई, माइक्रो या लघु सिंचाई या ड्रिप सिंचाई? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4, ड्रिप सिंचाई। पौधे के आधार पर सीधे पानी पहुंचाने वाली सक्रिय नालियों का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक को ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। 13, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाकर खा जाता है? कसकुटा पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा या घटपर्णी पौधा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधे की पत्ती घड़े जैसी संरचना वाली होती है। घड़े नुमा पत्ते पर जब कोई कीट बैठता है तो घड़े का ढक्कन बंद हो जाता है और कीट अंदर फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वर्षा के पानी का संचयन। वर्षा जल संचयन भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहण व भंडारण की एक प्रक्रिया है। यह बारिश के पानी को छत के ऊपर से इकट्ठा करने एवं इसे एक उपयुक्त स्थान पर निर्देशित करने और भविष्य में उपयोग करने हेतु संग्रहित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या चिकनगुनिया? और आपके ऑप्शन हैं ए और सी, बी सी डी या ए सी और डी? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, ए सी और डी। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं पीला बुखार जैसे रोग मच्छरों के काटने से फैलते हैं। मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग पेचिश, हैजा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यार्थी केंद्रित परीक्षाएं या कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसी बात को प्रस्तावित करता है? शिक्षक निर्देश देता है और विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह उसका पालन करें व अनुशासित रहें। या बी, शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है, श्याम पट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज या अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। या ऑप्शन नंबर डी, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है और इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो क्या लगता है आप दोस्तों की इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षक ऐसे सीखने की परिस्थिति उपलब्ध करा दे जो विद्यार्थियों को खोज, अन्वेषण, प्रश्न और प्रयोग करने की सभी प्रकार के प्रत्ययों की समझ विकसित कर सके। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक विपिन अपने छात्रों से जो खेल खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा? खेलों से संबंधित नियम की समाज का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना या व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी,
लड़के और लड़कियों के लिए समान खेल जैसे सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना जैसे मुद्दों की समझ विकसित करना। यहाँ समूह के भीतर समझ और सहयोग, कौशल और संवेदनशीलता का विकास, सोच और प्रतिबिंब का एक उच्च क्रम जैसे विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, निर्माण आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समाज के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, चॉक एंड टॉक विधि, जांच आधारित परीक्षण या फिर जग एवं मग विधि? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जांच आधारित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 19, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, बी किसी दूर दराज परिचित स्थान पर जाना, सी किसी नजदीक स्थान पर जाना या डी अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। फील्ड ट्रिप के लिए शिक्षकों और प्रशासकों के लिए महत्वपूर्ण योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान में रखते ही इस हिसाब की पूर्व योजना और प्रतिपुष्टि की क्रियाकलाप को किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक ईवीएस की कक्षा को खुशगवार होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। या बी सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वह लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे। सी अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। या डी सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ने तथा बेहतर समझने के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, ईवीएस की कक्षा एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए जब छात्र निरीक्षण करें, प्रश्न पूछें और गतिविधियां करना शामिल करें। यानी इसमें सही होगा अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप करना, क्योंकि उसी से उनका विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, वंश वृक्ष संरचना या वंश वृक्ष आरेख परिवार संबंधी पदानुक्रमित डेटा का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है। संबंधित डेटा जो विभिन्न स्तरों पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। एक वंश वृक्ष में डेटा परिवार के सदस्यों सबसे ऊपर पुरानी पीढ़ियों के साथ सबसे छोटी या वर्तमान की पीढ़ी के नीचे एक ही पीढ़ी के लोगों जैसे भाइयों बहनों समान स्तर पर व्यवस्थित रहता है। अतः यहाँ डेटा के सेट को व्याख्या और समझने में आसान बनाने में मदद करने के लिए ट्री संरचना का उपयोग ग्राफिक प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाता है। यानी इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना या सूची बनाना। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, चर्चा करना। 23, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, बी उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, सी उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना या डी उनसे अपनी आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो इसमें सबसे सही होगा उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, बी विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, सी विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाएं तथा प्रत्यक्ष अनुभव कराएं या डी विविध प्रकार के जानवरों की रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाएं तथा जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखे वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना या प्रेक्षण करना। अब इसमें सबसे सही जो विधि है वो कौन सी होगी, वो आपका समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो आपका सही है वो आखिरी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, यानी FCBEDA। लेकिन आपको इसका क्रम समझना ज़रूरी है। यानी सबसे पहले क्या है, अवलोकन करें, फिर प्रश्न पूछें, परिकल्पना का प्रस्ताव, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणियों का परीक्षण करें, परिणाम रिकॉर्ड करें और निष्कर्ष निकालें। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तक और लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना या विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता का भाषण देना। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए जाना। क्वेश्चन नंबर 27, विपिन एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की जरूरत है? उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अधिक दायित्व देना या फिर उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो इसके लिए आप सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। 28, इसमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, बी पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, सी सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार या डी सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं ना, इसमें किस चीज से मतलब होगा? विज्ञान भी आएगा, सामाजिक विज्ञान भी होगा और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे और सरोकार सारे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? पारंपरिक नाटक की विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु को उसे जोड़ने में सरल हैं, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, या सी धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी, ए और सी, बी और सी या ए, बी और सी? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी, इसका मतलब है कि पारंपरिक नाटक की विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल हैं, और बी पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। अब आज का आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों की सहायता करती है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों को याद करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की रचना में, या डी पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रक्रिया देने में। तो आप सोचिए इसमें क्या सही हो सकता है? इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की रचना में। इसमें क्या जरूरी है कि जो विद्यार्थी है वो रटंत शिक्षा से दूर रहे और बच्चों के विचार और अंतर्ज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाए और सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों का समान संतुलन बनाया जाए। तो इस तरह से हमारे ईवीएस का जो नॉन स्टॉप सीरीज शुरू हुई है, जिसमें हम 2011 से 2022 तक के यानी पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कराएंगे कि पहली क्लास आज खत्म होती है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अपनी नई क्लास के लिए तैयार रहें जो कि जल्दी आएगी। तब तक आप सब पढ़ते रहें। बेस्ट विशेस आपको। नमस्कार।